नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। हम निमंत्रण भेजते हैं और वो हमले करते हैं। यह सहसा एक विचार आया जब आज सुबह एक आम हिंदुस्तानी जागा और उसने सुना कि अफगानिस्तान के हेरात में आज भारतीय कांसुलेट पर आतंकी हमला हुआ है। आपको याद होगा जिस तरह से निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान को खासतौर से तवज्जो दी गई है और उन्हें न केवल लिखित तौर पर बल्कि फोन कर भी बुलाया गया है। आप आइए। और जहां अफगानिस्तान आने के लिए तैयार है वहीं पाकिस्तान में सस्पेंस, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन जहां एक तरफ निमंत्रण दिया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई जो आपको अभी आपके टेलीविजन के स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। पहले सुबह 3:45 पर यह हमला, हालांकि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। जब यह खबर भारत पहुंची, मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी। दरअसल मोदी के शपथ ग्रहण में अफगानी राष्ट्रपति हामिद करजई भारत आ रहे हैं और इस हमले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात है वो ये है कि अगर कोई ऐसा संगठन है जो भारत और अफगानिस्तान के अच्छे संबंधों के बीच आना चाहता है, तो दूसरी तरफ चिंता की बात यह भी है कि जिम्मेवार लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल अफगानिस्तान में जो हिंसा दिखाई पड़ रही है और भारतीय दूतावास पर हेरात में जो हमला हुआ है, उस हमले में कहीं न कहीं सरहद पार से जो आतंकी हैं उनका हाथ हो सकता है, जो पाकिस्तानी जमीन पर हैं उनका हाथ हो सकता है, जिन्हें पाकिस्तान की सरकार हमेशा नॉन स्टेट एक्टर कहती है। और इसीलिए जब निमंत्रण दिया जा रहा है तो यह हमला कैसा। नरेंद्र मोदी ने हेरात में कंसुलेट पर हुए आतंकी हमले की निंदा की और नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा कि वो पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं और उन्होंने इस मामले पर राजदूत से बातचीत भी की है। ट्विटर पर काफी एक्टिव मनोनीत प्रधानमंत्री, और जैसे ही इस घटना के बारे में उन्हें पता चला उन्होंने बातचीत की वहां अपने दूतावास में और साथ ही साथ ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास हुए हमले के खिलाफ भारत में चौतरफा विरोध शुरू हो गया है और नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस तरह के हमले आखिरकार पहले पाकिस्तान और उसके बाद फिर अफगानिस्तान, और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें कहा जाता है और जिन पर अख्तियार शायद वहां की सरकार का भी नहीं है, वही शायद एक्टिव है, सक्रिय हैं अफगानिस्तान में और भारतीय दूतावास को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही एक कायरतापूर्ण हमला है और जानबूझ के जिस तरह से सारे दुनिया के देश नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सहयोग की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक खटास पैदा करने की कोई ताकतें होती है जो प्रयास करती है, लेकिन इसकी हर कोई भत्सना करेगा। The attack on the Indian consulate in Herat is extremely condemnable. All right-thinking Indians and nations around the world must join hands to condemn this attack. कहा यही जा रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर जिस तरह से पूरे दक्षिण एशिया में एक चर्चा है, जिस तरह से सभी जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उन्हें बुलाया गया है, अफगानिस्तान भी न्योता गया है और वहां से हामिद करजई आ रहे हैं, पाकिस्तान भी न्योता गया है, वहां से भी आएंगे या ना आएंगे इस बात को लेकर बहुत जबरदस्त चर्चा है। उससे कहीं ना कहीं वो लोग जो कि इस गतिविधि से बहुत नाखुश हैं उनकी यह कारस्तानी है और वो कारस्तानी क्या अपना प्रभाव पाकिस्तान के सरकार पर भी छोड़ रही है, क्योंकि आखिर वजह क्या है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं, यह अभी तक साफ क्यों नहीं हो पाया है। परसों, कल और फिर आज भी नहीं हो पाया। उधर दूसरी तरफ श्रीलंकाई राष्ट्रपति को भेजे गए बुलावे का विरोध यहां भारत में तेज हो गया है। आपको हमने बताया था कि दरअसल एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता इस बात को लेकर नाराज है और संभवतः वो आएंगी भी नहीं कि आखिरकार महिंदा राजपक्षे को, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, न्योता क्यों भेजा गया है। और आज ये जो विरोध है वो बड़ा हो गया और तमिल पार्टियां जितनी भी थी उन्होंने जमकर विरोध किया, चाहे वो एमडीएमके हो चाहे वो डीएमके हो। और वाइको ने तो आज मोदी से भी मुलाकात की और राजनाथ सिंह से भी।
मोदी की ऐतिहासिक जीत के बाद ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। करीब 4000 लोगों के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन को सजाया जा रहा है, लेकिन पारी की शुरुआत में ही विवादों का साया पड़ गया है। सोमवार को होने वाले शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मोदी के न्योते को स्वीकार करने पर नवाज शरीफ भी दुविधा में है। पता चला है कि नवाज ने इस मुद्दे पर इस्लामाबाद में आर्मी चीफ रहील शरीफ से बात की। पिछली 2 बार से नवाज की सत्ता पाकिस्तानी सैन्य जनरलों ने ही छीनी थी। भारत से रिश्तों के मामले में पीएम पर पाकिस्तान के जिहादी तबके का भी दबाव रहता है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से औपचारिक स्वीकृति आ गई है। यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ की तरफ से कोई औपचारिक स्वीकृति आती है, वो स्वयं आते हैं अथवा उनका प्रतिनिधि आता है, तो यह एक सकारात्मक संकेत होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को बुलाए जाने से दक्षिण भारत की कई पार्टियां नाराज हो गई हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके की प्रमुख जयललिता ने राजपक्षे को बुलाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एनडीए में शामिल एनडीएमके प्रमुख वाइको ने मोदी को लिखे खत में श्रीलंका में तमिलों के साथ हुए कथित अत्याचार का जिक्र करते हुए समारोह में राजपक्षे की मौजूदगी से बचने को कहा। Narendra Modi ji, to avoid the presence of Rajapakse in the swearing-in ceremony. Some people say about diplomatic niceties. When hundreds of thousands of Tamils have been brutally murdered and massacred, what diplomatic nicety is needed? मोदी ने पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत सार्क देशों को न्योता भेजा है। आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने की परंपरा नहीं है। माना जाता है कि सामंती काल में दिखावे के लिए राजा महाराजा अपने पड़ोसी राजाओं को शपथ ग्रहण जैसे आयोजनों में बुलाया करते थे। नरेंद्र मोदी के इस कदम को भी उसी सामंती परंपरा से जोड़ा जा रहा है। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। सवाल यह है कि क्या कूटनीति राजनीति के दबाव में आ सकती है, और वो इसलिए कि आखिरकार दिक्कतें क्या है। जो तमिल पार्टीज हैं वो विरोध क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो राजनीति है वो इस आधार पर है कि भारतीय तमिल अगर श्रीलंका में मुश्किलों में हैं तो फिर अगर वो महिंदा राजपक्षे का यहां स्वागत करते हैं तो उनके वोट बैंक खराब होते हैं। कुछ इसी तरह का वाकया तब आया था जब बांग्लादेश से संबंधों के बीच ममता बनर्जी आ गई थी और उस वक्त मनमोहन सरकार को बहुत दिक्कतें पेश आई थी और जो कि जरूरतें थी कूटनीति की उसे पूरा नहीं कर पाई थी मनमोहन सरकार। और फिर से यही सवाल खड़ा हो गया है नरेंद्र मोदी के सामने। और क्या होता है आखिरकार, देखना पड़ेगा कि इस बार राजनीति जीतती है या फिर कूटनीति, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, घरेलू राजनीति की जरूरतें आखिरकार क्या विदेश नीति तय कर सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा नरेंद्र मोदी के सामने। हालांकि उनके पास अपना बहुमत है और ऐसे में निर्णय क्या लेते हैं, इंतजार इस बात का होगा। लेकिन ये शपथ ग्रहण की बात हो रही है। शपथ ग्रहण में आखिरकार कुछ दिन रह गए हैं और कौन कौन साथ में होगा जब वो शपथ ग्रहण लेंगे, कौन कौन से एलाइज सहयोगी साथ में होंगे, मंत्रिमंडल में कौन होगा, माथापच्ची इस पर दिल्ली के गुजरात भवन में जारी है। मोदी की कोर कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और इस बैठक में मुख्य तौर पर आने वाली नई सरकार की एक रूपरेखा, एक आकार को लेकर चर्चा हो रही है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी जो कि निवास कर रहे हैं गुजरात भवन में, वो मौजूद तो हैं ही साथ पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं, अरुण जेटली हैं, नितिन गडकरी हैं और अमित शाह हैं। और इन नामों से आप बड़े स्पष्ट तरीके से आकलन कर सकते हैं कि यही है कोर कमेटी। एक कोर कमेटी हुआ करती थी जो कि 7 रेसकोर्स रोड पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के यहां मिला करती थी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष हेड हुआ करती थी, और एक कोर कमेटी नई बनी है जिसमें ये नाम हर रोज लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के आकार को तय करते हुए। बीजेपी में जारी सियासी गतिविधियों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में पार्टी से बागी हुए बुजुर्ग नेता जसवंत सिंह, आपको याद होगा बाड़मेर से चुनाव लड़ा उन्होंने, आज वो एलके आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंच गए। उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी से आजन्म दूर रहूंगा, मतलब नहीं रखूंगा, और इस बार हार हुई तो ऐसा लगा कि वो अपने उस प्रण को कायम रखेंगे। लेकिन आज
वो एलके आडवाणी से मिलने पहुंचे और चर्चाएं फिर से गर्म हो गई कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में वापसी का रास्ता तो नहीं ढूंढ रहे। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। बाड़मेर में लगभग 85,000 वोटों से हारे निर्दलीय लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ लड़े थे, कर्नल सोनाराम के खिलाफ। लेकिन कर्नल सोनाराम की ही आखिरकार जीत हुई थी। आपको याद होगा इसके पहले भी एक बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर वो बाहर कर दिए गए थे और बड़े नाराज हुए थे और बाद में नितिन गडकरी की अध्यक्षता के दौरान वापस आए थे। एक किताब उन्होंने लिख दिया था और अब दूसरी दफा बाहर हुए हैं। क्या इस बार भी वापस आएंगे? ये सवाल जसवंत सिंह के बारे में, लेकिन सवाल बिहार में खड़े हो गए हैं। और कल जो सब कुछ अच्छा लग रहा था, आज विश्वासमत होते होते सब कुछ कहीं ना कहीं कसैला सा होने लगा है। और बिहार के नए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जब विधानसभा में विश्वासमत हासिल कर लिया तो मत विभाजन के दौरान बीजेपी के 88 विधायकों ने सदन का बॉयकॉट कर दिया। लेकिन उसके पहले जमकर लानत मलानत भेजी गई जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को कि आपने किससे समर्थन लिया है और आपको आज की तारीख में किस किस से समर्थन लेना पड़ रहा है, जबकि मैंडेट आपके पास क्या था? आप बीजेपी के साथ चुनकर आए थे और आपने साथ छोड़ा। विधानसभा में अभी सदस्यों की संख्या अगर हम आपको बताएं तो 237 हैं और जनता दल यूनाइटेड को पहले से ही 124 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था और आरजेडी ने अपने 21 विधायकों के साथ समर्थन दे दिया तो जीतन मांझी सरकार की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन इस 2 दशक के बाद लालू और नीतीश के एक साथ आ जाने को लेकर अपने आप में जिस तरह से बिहार के राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते लगे हैं, उससे लगने ये लगा है कि कहीं ये नया समीकरण कुछ और खेल बिगाड़ तो नहीं देगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी से नाराज दिखने लगे हैं और उनकी नाराजगी की वजह यह है कि हमने लालू यादव के खिलाफ लड़ाई किया, सियासी जंग छेड़ा और जीतने के बाद सत्ता में आए। आप जनता दल यूनाइटेड उन्हीं लालू यादव से आखिरकार किस तरह से मिल सकता है? और आरजेडी के समर्थन को लेकर और अकेले नीतीश के इस्तीफे के मसले पर जनता दल यूनाइटेड में ही मतभेद उभर आया है। और यह मतभेद इस बात को लेकर है, जीतन राम मांझी को अगर बनाया गया है और दूसरी बात, अगर उन्हें बनाया गया है तो क्या यह रिमोट कंट्रोल का मामला है? पार्टी में दूसरे नेता भी थे और सबसे अहम कि आरजेडी के साथ आप क्यों जा रहे हैं? वैसे आरजेडी के साथ जाने के बारे में आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं आया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन पार्टी के कुछ विधायकों का मानना है कि लालटेन का साथ यानी कि आरजेडी का साथ पार्टी की जो इमेज है उसे डैमेज करेगी। ऐसे तो मेरी जानकारी है कि वो चुनावी गठबंधन नहीं होगा, चुनावी गठबंधन, लेकिन ये है इसका मैसेज कोई अच्छा नहीं गया। क्यों हम किसी पार्टी का जिसके खिलाफ हम लड़े हैं, जिसकी छवि ये हो, जिसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं, क्यों उनसे हम लोग किसी तरह का समझौता करने जाएंगे? और हम लोग की सरकार कोई सरकार मजबूत सरकार है, कोई सरकार अकेले भी मेजोरिटी है, सरकार चलने वाली है, सरकार गिरने वाली नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है उस तरह से मैं समझता हूं कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सारे मंत्रियों को भी, जो पुराने मंत्री उनके साथ रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देकर संगठनात्मक कार्यक्रम के लिए इस्तीफा दिए हैं, संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। तो ऐसे पुराने अनुभवी मंत्री लोग उनके साथ हैं, वैसे लोगों को भी पार्टी के प्रति, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति लॉयल्टी दिखाते हुए उनको भी अपने पद से इस्तीफा देकर संगठन के कार्य को मजबूत करना चाहिए। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ठीक ही है, स्वागत योग्य है। आखिरी बयान नरेंद्र सिंह का है, जो तब भी मंत्री थे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अब भी मंत्री हैं जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हैं। और उनकी सीट पर अगर हार हुई है जनता दल यूनाइटेड की तो फिर वो मंत्री क्यों हैं? सवाल ये उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बातें की जा रही थी, सच्चाई क्या वही है या फिर कुछ और सच्चाई है? क्या लोग नाराज इस बात को लेकर हैं कि आरजेडी के साथ अगर जनता दल यूनाइटेड जाता है तो फिर जनता दल यूनाइटेड में बगावत होगी? क्या इस बात को भी लेकर संशय है कि कहीं ना कहीं अगर जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी के रूप में दिख रही है तो वहां एक विभेद है और विभेद शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच भी है। शायद आने वाले दिनों में वो दिखे। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम जी आज की तारीख में बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ लोगों का कहना चुनाव बहुत जल्द हो सकते हैं, वहां स्थिरता नहीं है। स्थिरता एक और जगह नहीं है, दिल्ली। और दिल्ली में आखिरकार क्या हो रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब
आने वाले 14 दिन और जेल में रहेंगे। वो खबर एक छोटे से विराम के बाद।